नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे वसंत भाग 2 से पार्ट 3 हिमालय की बेटियां। अब तक हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि इसके अंदर जो लेखक हैं उन्होंने हिमालय और नदियों का क्या किया है, मानवीकरण किया है। और इसमें बताया है कि जो हिमालय की जो बेटियां हैं यानी कि जो नदियां हैं वो किस तरीके से बचपन में बाल लीलाएं करती हैं, फिर वो थोड़ी सी और बड़ी होती हैं, फिर वो कहाँ कहाँ से होकर निकलती हैं और किस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। पहले वो किस तरीके से तेज वेग में बढ़ती हैं और धीरे धीरे वो किस तरीके से शांत होती जाती हैं, ये हमने कल पढ़ा था। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो कैसी हैं, महानदी हैं। महानदी क्यों है? क्योंकि ये छोटी बड़ी सभी नदियों से मिलकर बनी है। तो जब हम इन दो नदियों का जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो महानदियों का नाम लेते हैं तो उनके सामने हमें इन सभी नदियों के नाम याद आ जाते हैं। क्यों याद आ जाते हैं? क्योंकि ये जो नदियां हैं वो इन सभी छोटी बड़ी नदियों से मिलकर बनी हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। मतलब कि सच्चाई तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दो बड़ी नदियां हैं ये छोटी बड़ी नदियों से मिलकर बनी हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यानी कि हिमालय के पिघले हुए दिल की, यानी कि जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय होता है, जो पर्वत होता है, उसमें क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है। और जब ये बर्फ पिघलती है तो धीरे धीरे हिमालय की बर्फ के पिघलने से, हिमालय पे जो बर्फ जब जमा होती है उसके पिघलने से जो छोटी छोटी जो बूंदें इकट्ठी होकर जो नदियों के रूप में बहने लगती हैं वो अंत में जाके कहाँ पर मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जो हिमालय है उसके पिघले हुए दिल यानी कि हिमालय की बर्फ की पिघली हुई बूंदें ही इकट्ठा होकर इन दो महानदों का रूप लेती हैं। यानी इन दो बड़ी नदियों का रूप लेती हैं और आगे चलकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो नदियां हैं जो आगे चलकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो जो समुद्र है वो कितना सौभाग्यशाली है। क्यों है सौभाग्यशाली? क्योंकि उसे पर्वतराज की यानी हिमालय पर्वत की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। क्योंकि ये दोनों नदियां अंत में जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे इन पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को सिर्फ मैदानी हिस्सों में देखा है, जो सिर्फ इनको मैदानी हिस्सों में शांत रूप में देखते हैं, उनके ख्याल में शायद ये मतलब उन्होंने तो देखा ही नहीं है कि नदियां मैदानी भाग में, समतल हिस्सों में किस तरीके से बहती है, बिल्कुल शांत होकर, है ना। तो उनके ख्याल यानी कि उन्होंने तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया कि बूढ़े हिमालय यानी कि हिमालय की गोद में जब बच्चियां बनकर ये रहती हैं, यानी कि जब ये नदियां निकलती हैं, यानी गोद से जब बच्चियां निकलती हैं तो किस तरीके से खेलती हैं ये तो उन लोगों ने देखा ही नहीं है।
जिन्होंने इन नदियों को मैदानी हिस्सों में प्रवाहित होते हुए देखा है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब माँ बाप की गोद में जब बच्चे खेलते हैं नंग धड़ंग होकर, है ना, जब शैतानियां करते हुए, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो पहाड़ी आदमी हैं, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए आकर्षक ना हो। क्यों नहीं है वो आकर्षक? क्योंकि वो रोज देख रहे हैं उन नदियों को वहां से निकलते हुए, कलकल करते हुए, है ना, उनकी शोर उन्होंने रोज सुना है। तो जब हम किसी चीज को रोज देखते हैं तो हमें वो एक जैसी दिखने लगती है, हमें उसके अंदर कुछ नयापन नहीं दिखता। तो जब लेखक ने उनको पहाड़ से निकलते हुए देखा तो उन्होंने क्या देखा? उनको ये बहुत लुभावना प्रतीत हुआ। उन्होंने महसूस किया कि हिमालय कौन है? ससुर। किसका ससुर? समुद्र का। क्योंकि समुद्र कौन है उसके लिए? दामाद। और बेटियां समुद्र की कौन है? पत्नी है। तो ये लेखक ने रिश्ता जो मानवीकरण किया है, लेखक की दृष्टि से जो हिमालय से निकली हुई जो नदियां हैं और उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, जो बाल लीलाएं हैं, जो उन्होंने उनका मानवीकरण किया है, वो लेखक के लिए बहुत ज्यादा आकर्षक है। और लेखक ने हिमालय को क्या कहा है? ससुर कहा है। समुद्र को उनका दामाद कहा है। और तो इस प्रकार नदियां कौन लगी उनकी? समुद्र की कौन हुई? पत्नी हुई। तो इस प्रकार से लेखक ने हिमालय को ससुर, समुद्र को दामाद कहने में उनको कोई भी शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? मानवीकरण किया है। और मानवीकरण में उन्होंने इस तरीके से उनके रिश्ते, इस तरीके से उन्होंने ये दर्शाते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं? नागार्जुन जी ने बताया है कि प्राचीन समय से ही प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कवियों ने प्रकृति के चिन्ह, प्रकृति के जितनी भी देन है, प्रकृति की जो जो चीजें हैं, उन सभी को क्या किया है? मानव के रूप में मानवीकरण किया है। उनको मतलब सजीव माना है, उनको निर्जीव नहीं माना है। तो वो बताते हैं, उन्होंने इसमें कालिदास का भी एक उदाहरण लिया है कि कालिदास जी ने अपने मेघदूत ग्रंथ में उनका एक प्रसंग है मेघदूत ग्रंथ में कि उन्होंने बादलों को भी क्या किया है? उनका मानवीकरण किया है बादलों का। कैसे किया है? तो इसका भी एक कथन है कि मेघदूत में यक्ष यक्षिणी की एक विरही की क्या है? कथा है कि यक्ष और यक्षिणी होते हैं, वो विरह बिछड़ जाते हैं। तो जो यक्ष होते हैं वो मेघदूत यानी कि बादलों को दूत बनाकर कहाँ भेजते हैं? यक्षिणी के पास भेजते हैं। और उनसे कहते हैं कि जब तुम यक्षिणी के पास जाओगे तो बीच में कौन सी नदी पड़ेगी? वेत्रवती नदी पड़ेगी, यानी कि बेतवा नदी पड़ेगी। उसको तुम अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान कैसे देंगे? बादलों के पास क्या है? पानी है। तो तुम कुछ प्रेम की, मतलब पानी की बूंदें प्रेम रूप में वहां पर देते जाना, जो तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, जिसे पाकर यक्षिणी प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर भी कालिदास जी ने मेघदूत यानी कि बादलों का क्या किया है? मानवीकरण किया है। और उन्होंने उसका क्या किया है? चित्रण किया है कि, और नदियों का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक से याद आ गई। लेखक बोल रहे हैं कि यह वाली बात ये वाली जो बात है वो उनको अचानक से नदियों को देखकर याद आ गई। और उन्होंने महाकवियों ने भी नदियों का कौन सा रूप पसंद है? सचेतन रूप पसंद है, यानी कि सजीव रूप ही पसंद है। कोई भी उनको निर्जीव नहीं मानता है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो भी लोग नदियों को पहाड़ी घाटियों या समतल आंगनों में अलग अलग रूपों में देखेगा, वो यही सोचेगा कि ये क्या है? सजीव हैं और इनमें सचेतन रूप ही इनका अच्छा है। इसका एक और उदाहरण दिया है लेखक ने कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। मतलब
कालेलकर नदियों को क्या कहते हैं? लोक माता कहते हैं, यानी कि जगत माता कहते हैं। क्यों कहते हैं जगत माता नदियों को? किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों को रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? मतलब लेखक का कहना यह है कि अगर हम इन्हें नदियों को हम माता ही क्यों माने, हम इनको बेटियां भी कह सकते हैं। माता हम क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमको एक माता की तरह ही पालती हैं। क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन संभव है क्या? पानी, नदियों के पास से ही खेती होती है, हमें भोजन मिलता है, अनाज मिलता है ना, तो इसलिए तो हम काका कालेलकर इनको माता मानते हैं। मगर लेखक का कहना ये है कि यदि हम इनको बेटियों के रूप में देख लें तो कोई हर्ज है? और थोड़ा सा अगर और आगे चलिए इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? तो आगे मतलब लेखक कहते हैं कि हम इनको, नदियों को हम बेटी भी कह सकते हैं, नदियों को हम प्रेयसी भी कह सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? मतलब लेखक ने एक और बहुत सुंदर रिश्ता बनाया है नदी के साथ। वो कौन सा है? बहन का रिश्ता। एक वो अपनी कहानी बता रहे हैं, ऐसी भावना उनके दिल में क्यों जागी कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलेट तिब्बत की बात है। मतलब कि थोलेट क्या है? जगह है जहाँ, जो कहाँ पर है? तिब्बत में है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। मतलब कि लेखक की जो तबीयत थी वो खराब थी और वो कहाँ बैठ गए थे? सतलज के किनारे, यानी कि सतलज नदी के किनारे वो जाकर बैठ गए थे। और दोपहर का समय था और पैर लटका दिए थे पानी में, यानी कि पैर लटकाकर नदी में वो बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। मतलब थोड़ी ही देर में क्या हुआ? पैरों में पानी, उनके मतलब उनके पैर कहाँ पर थे? नदी के पानी में थे। और धीरे धीरे उस जल ने उनके शरीर में क्या करा? असर डालना शुरू किया। तन और मन ताजा हो गया। और मतलब तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, यानी कि उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो क्या करने लगे? उन्होंने एक कविता बना दी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार से लेखक ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है नदी का, हिमालय का, समुद्र का। तो इस प्रकार से ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ें और समझें।